अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आप लोगों का, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है सर। ठीक है सर। आप सर शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कल तक का जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो हिस्टोग्राम के बारे में, या कि क्लास बाउंड्रीज बनाने में? हमने हिस्टोग्राम के दो तरह के मेथड देखे थे हिस्टोग्राम में ना। एक हमने देखा था जिसमें क्लास इंटरवल सेम था, और एक हमने वो देखा था जिसमें क्लास इंटरवल जो था वो हमारे पास डिफरेंट था। तो फिर हमने एडजस्टमेंट करके इसको, फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करके हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा किया था। तो आप साथ साथ काम कर रहे हैं? सर अगर क्लास इंटरवल सेम सर हो, सेम ना हो? अगर सेम हो, हम्म अगर हिस्टोग्राम का, सर हम्म। हिस्टोग्राम का अगर सेम हो, सेम क्लास इंटरवल सेम हो, और फिर हमें कैसे पता चलेगा ये बार ग्राफ है कि हिस्टोग्राम ग्राफ है? देखो ना, आप ये डाटा दिया हुआ है ना आपको। अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाओ तो क्वेश्चन में उसने इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटरवल डिफरेंट आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी हम एडजस्ट करेंगे इसको। और अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम आ रहा है तो फिर एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? अब देखो ना, सवाल को देखो आप। जी एक सर। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ अनपेड इनवॉइसेस एट एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसने हमें हिंट भी दे दिया कि 100 को आपने स्टैंडर्ड लेना है क्लास इंटरवल। ठीक है जी, समझ जी आ गई बात की? सर। अब देखो जी यहाँ पे सर। क्लास इंटरवल सेम आ रहा है, क्लास इंटरवल यहाँ पे सेम आ रहा है हमारे पास। तो फिर यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? क्लास इंटरवल सेम लिया हुआ है। तो हिस्टोग्राम की शेप भी देख लें, सेम है। कितने का क्लास इंटरवल आ रहा है? 10 10 का ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम जो है ऐसे बना हुआ है कि जिसपे हमारी फ्रिक्वेंसी और हाइट ऑफ बार जो है वो सेम होगी। जी सर। इसी तरह आ जाता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या चीज़ है जी? फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आपने हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया है, हिस्टोग्राम की क्या पहचान होगी? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस कर्व इज ए हिस्टोग्राम? कैसे पहचानोगे इसके ऊपर? कनेक्टेड हो गया। एक तो सर जो जी जी। और उसके सर अंदर जो गैप आपस में नहीं होगा मिले हुए बस। हों, अलग अलग हाँ ना, मिले हो। अलग हाँ वेरी अलग गुड। अलग नहीं होंगे। गैप नहीं हाँ होगा अगर उसमें। मिले होंगे तो वो उसका मतलब है हिस्टोग्राम है जिसमें गैप नहीं होगा। अगर गैप हो जाएगा तो वो फिर बार ग्राफ बन जाएंगे। तो हिस्टोग्राम अगर आपके पास बन गया है तो अब आपने बनाना है इसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है जी। तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ विद ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ विद ए सीरीज ऑफ स्टेप्स का मतलब यही है कि आपने सबसे पहले देखना क्लास इंटरवल इसका इक्वल है कि नहीं है। फिर आपने देखना है कि इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। और फ्रिक्वेंसी को आपने लॉन्ग वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लॉन्ग आपने उसके कोरोस्पोंडिंग डाटा है वो लेना है आपने। तो अब जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का वो पेपर में किस तरह पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे हासिल होगा हमें। दिस कैन बी कन्वर्टेड टू ए कर्व बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल विद ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लें। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन तब हासिल होता है जब हम हिस्टोग्राम की हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट वही होता है जो सेंटर्ड होता है। उस पे एक डॉट लगा दें और उसको आपस में ज्वाइन कर दें। द कर्व इज एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड कर दें टू द एक्सिस एट ए पॉइंट आउटसाइड द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल। सर ठीक है जी जी। सर ये पहले ये हिस्टोग्राम बनेगा फिर उसके बाद इसको हाँ जी, पॉलीगॉन इस तरह फ्रिक्वेंसी बनेगा। पॉलीगॉन बनेगा, शाबाश। मतलब प्रोसीजर सिर्फ वही होगा, सिर्फ मिड पॉइंट के ऊपर डॉट लगा के ये लाइंस ज्वाइन कर देंगे तो ये हाँ पॉलीगॉन एक्सटेंड कहलाएगा। कर देनी है, एक्स ठीक है एक्सिस सर। तक मिला देनी है बस, तो ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा आपकी।
ठीक है सर। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर इसलिए कहा गया कि ये बंद शक्ल हो जाएगी, इसको नीचे तक मिला लेना आपने। आगे पढ़ लेते हैं हम क्या कह रहा है। द कर्व इज एक्सटेंडेड टू द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट आउटसाइड द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल पे भी जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके भी लास्ट पे मैच करना है, उसको मीट करेगा, और जो लास्ट रेक्टेंगल है उसके पॉइंट को भी लास्ट को मीट करेगा। तो जो सेकंड टू लेसन जो है लाइन है इनको देख लेते हैं। पहले कह रहा है the midpoint of the top of the first rectangle is joined to the point on the x-axis that a half as a class interval below the lower class limit of the rectangle। ये स्टेटमेंट को समझ लें अब आप। वो क्या कह रहा है, कहता है मिड पॉइंट लेना है आपने किसका जी, टॉप ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। पहली रेक्टेंगल आपकी कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे पहली रेक्टेंगल आ रही है, तो वो क्या कह रहा है मिड पॉइंट लेना है उसका, उसको ज्वाइन करना है ऑन द एक्स एक्सिस पे, दैट इज हाफ ऑफ ए क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का हाफ है। ठीक है, बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बिलो लिमिट से नीचे है। ठीक है, समझ आ गई है। दोबारा बता देता हूँ मैं, वो क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज ज्वाइन टू ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज हाफ ऑफ ए क्लास इंटरवल बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कहाँ पे है, इधर कोई बताएगा मुझे। फर्स्ट रेक्टेंगल में क्लास लिमिट कौन लोअर कौन सी है इसमें, 100 100 से बाद भी एक लिमिट आ रही है, वो कौन सी है। 0 सर सर 600 to यस 700। सर। वो ये यार 100 से पहले जो आ रही वो कौन सी है, 50 का 0 इंटरवल है। 0 सर 0 सर। हाँ जी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। ये जो 100 से पहले वाला जो रेक्टेंगल का हिस्सा है ना, उसका मिड पे उसको टच करेगा वो। ठीक है, समझ आ रही है बात की। ये जी ग्राफ हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जी ये शुरू नहीं हुआ था 50 है, 100 के साथ जो लोअर लिमिट है वो 50 है। अब 50 का जो हाफ होता है वो होता है यहाँ पे, वो इसलिए 50 से भी नीचे एक वैल्यू होगी, इसलिए वो कह रहा है कि इज हाफ ऑफ क्लास इंटरवल बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द रेक्टेंगल। देखो लोअर लिमिट 50 आ रही है, उससे भी नीचे एक वैल्यू होगी, उसके मिड पे कट कर रही है। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात ये सर। वाली। उसके बाद आपने आगे जब जी देखना है मिड मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द लास्ट रेक्टेंगल, लास्ट रेक्टेंगल के टॉप पे जो मिड पॉइंट होगा इज ज्वाइन टू ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज हाफ ए क्लास इंटरवल। वही स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, वही स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है। फर्क कहाँ पे आएगा इसमें, फर्क ये आएगा जहाँ पे लिखा हुआ लोअर वहां पे आ जाएगा अपर। समझ आ गई है, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है ना, जी सर। क्या लिखी हुई है ऊपर स्टेटमेंट के, मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज ज्वाइन टू ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज हाफ ऑफ ए क्लास इंटरवल बिलो द लोअर लिमिट ऑफ दैट। ये लोअर लिमिट से भी बिलो होगी तो अगली क्या होगी, अपर लिमिट से अबव होगी। यानी आपने क्या करना है, इतनी कोई इसको स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है जी, जब आपका हिस्टोग्राम बन गया है तो उसकी जो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, स्केल से ज्वाइन कर लेंगे ताकि इसमें वो की प्रेजेंटेशन खराब ना हो। अगर हम मैनुअल कर रहे हैं, कंप्यूटराइज का नहीं बता रहा, अगर मैनुअल में कर रहे हैं उनको मिला देंगे एक्स एक्सिस के साथ तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है जी, और इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली सर बात नहीं है किसी। हाँ जी पॉलीगॉन जी, में जब भी पॉइंट इस्तेमाल करना है, दरमियान वाला मिड पॉइंट ही हाँ जी, रहेगा। मिड पॉइंट लेना है आपने, मिड पॉइंट लेना है। पॉलीगॉन ये क्लोज फिगर होगी, क्लोज क्यों होगी, ये बंद कर दिया है फिगर को कि ये आगे एक्स एक्सिस के साथ कट कर रही है, आपके राइट साइड पे भी कट कर रही है 700 से अबव, और आपके लेफ्ट साइड पे भी कट कर रही है। ठीक है जी, कोई सवाल है तो बताएं। अगर आपको कोई पूछता है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है, तो आपने क्या करना है, क्या बताओगे आपको, कन्वर्टेड ए कर्व बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल विद ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी हिस्टोग्राम के। हिस्टोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स ही होता है ना, डू यू एग्री। कलेक्शन ऑफ यस सर रेक्टेंगल्स को अगर हम, हाँ जी, रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल में भी उनकी विड्थ सेम भी हो सकती है, उनकी विड्थ डिफरेंट भी हो सकती है। डू यू एग्री, यस सर। समझ आ रही है बात की। जब यस रेक्टेंगल को सर। हम इकट्ठा कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं,
तो हम कहते हैं हिस्टोग्राम है। उनकी विड्थ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कोई सवाल हो आपका, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताएं मुझे यहाँ पे आप। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉलीगॉन हिस्टोग्राम किस तरह बनना है, लेकिन ये ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेसिकली? क्या ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है? जी कह सकते हैं जी आप। अगर हम इसको देखें ना तो ये इंक्रीजिंग बिल्कुल वही है जिस तरह एक किस्म का किसी बिजनेस में एक इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। अगर तो एक वक्त पे वो बूम पे चला जाता है, टॉप लेवल पे आ जाता है, जिस तरह हमें यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे मिल गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे जा रहा है, तो वो गिर रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न आपने पढ़ा होगा, मेरा इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है ये टर्म, कि जी हर जी चीज़ का ना एक मेच्योरिटी स्टेज भी आती है और फिर वो फॉल होना शुरू हो जाती है। जिस तरह हम कोविड-19 को ले लेते हैं, शुरू में ये बढ़ रहे थे, अब कांस्टेंट हो गए और अब फर्दर ये अल्लाह का शुक्र है कि कम होते जाए, इसी डिक्रीजिंग रिटर्न की तरफ जा रहा है। ये गिर रहा है, वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक अच्छी पिक्चर शो कर देता है हमें कि हम इनको, इनका जो है ना इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न भी हम देख सकते हैं। अगर हम इस टॉप लेवल को मिलाएं ना, इसे जो टॉप पॉइंट है इस पे हम पैरेलल लाइन ड्रा कर दें तो ये हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न भी आ जाता है। ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में ना, स्क्यूनेस होता है इसमें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे हम आगे, बेल शेप जिसको हम कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड वगैरह, ये टॉपिक आगे हैं कि डाटा के बारे में हम किस कह सकते हैं कि डाटा हमारा किस तरह का है, सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। इस तरह की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सर आपने कहा था कि नई बुक से पढ़ेंगे, तो ये क्योंकि उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी। ये बुक का भी जो है ना पीडीएफ में मिल नहीं रही बुक मुझे। अगर हमारे पास पैक की पीडीएफ की बुक की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ना मुझे मिल जाएगी, तो फिर वहाँ से हम ज़्यादा डिटेल में करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें वाकई मिस हैं। जिस तरह पाई चार्ट का कल फार्मूला ही नहीं लिखा हुआ था इस बुक में, तो वो गैप है, वो इंशाल्लाह हम फिल कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में ना पैक की बुक करवाऊंगा मैं, और इंशाल्लाह ताला पेपर भी वहीं से ही आता है, उसी स्टैंडर्ड का आता है ज़्यादा, और सर क्योंकि वो इसमें बुक ज्यादा अगर डिटेल भी नहीं लिखी हुई, डिटेल मतलब नहीं लिखी। इतने। आप सही कह रहे हो आप लोग, मैं भी समझ गया हूँ कि इसमें जो है ना, अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो तो ठीक है पढ़ रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं होंगी हमने बुक वही पढ़नी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट में ना मैं कोशिश करूंगा, सर अगर वहाँ पे चला जाऊंगा खुद जाके ना, इसको पीडीएफ में लेके आता हूँ। Excuse me, हाँ sir. हाँ, ये कुछ ना इसमें वो बाकी सही कह रहे हो आप, कुछ फ्लाज हैं जो हमने इसको कवर करने हैं इंशाल्लाह ताला। सही है, पूरा ये करने के लिए पैक फर्स्ट की ईयर की बुक के स्टार्ट बारे में कर बच्चा लें। पूछ रहे, जी जी। तो मैं कह रहा हूँ ये इसको पूरा करने के लिए फर्स्ट ईयर की स्टार्ट कर लें, उसमें डिटेलली लिखा हुआ है हाँ फर्स्ट ईयर की स्टैट पे ताकि फिर इसकी ये है समझ कुछ, लग जाएगी। फर्स्ट ईयर की स्टैट की बुक भी सही कह रहे हो आप, लेकिन ना पैक की बुक जो है ना उसमें पेपर्स भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस वर्क भी दिया हुआ है, काफी कुछ दिया हुआ है इसमें। अगर पैक की बुक हम करते जी हैं, सीए की जो बुक है, पैक दारा जो सीए की कोचिंग करवाता है, जी जी उसकी बुक अगर हम करते हैं तो हमारा पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफी प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है। उन्होंने एमसीक्यूज भी बहुत, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, प्रैक्टिस वर्क नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ना जी जी नेक्स्ट लेक्चर में ना पैक की बुक ही होगी इंशाल्लाह ताला, और ठीक है सर, उसमें इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। हाँ सर जी जी। सर सर ये जो पैक की बुक है ये इशफाक अहमद की है ना? जी जी, इशफाक सीए की। अहमद की है, जो फाउंडर हैं सीए के ना, जिन्होंने ये पैक अदारा बनाया था, उन्हीं की है। तो ये मेरे पास मैनुअल में तो आ जाएगी, लेकिन मैं इसको पीडीएफ में ठीक कन्वर्ट है कर सर, दूंगा मैंने आपको ले ना। लिया बुक। हाँ जी, तो काफी अच्छी सर डिटेल बुक है। जी जी। ठीक क्या है उस पे सर, बुक ले लिया मैंने। मैथ और स्टैट इकट्ठी है, एक नहीं है? नहीं, अलहदा मैंने अलहदा है, उन्होंने अच्छा बनाई जो है ना, वो अलहदा अलहदा बनाई भी है। अच्छा सर ये कहाँ से मिलेंगी हमें? बेहतर तो ये है पैक की बुक लें। स्टूडेंट कह रहा है राइस कॉलेज भी है जो सीए की कोचिंग करवाता है, तो बेहतर यही है कि आप पैक की बुक ले लें। पैक की बुक में मिस्टेक नहीं है और बहुत कम्प्रीहेंसिव और है, ये बहुत और डिटेल्ड सर ये आप पैक। ये पीडीएफ में जी भेजेंगे ना तो वो हम जिल्द वगैरह देख लेंगे, चैप्टर देख लेंगे, फिर ले लेंगे, क्योंकि अभी पता हाँ नहीं जी। चल रहा। मैं एक नहीं दो नहीं, मैं जगह से इसको ना पता किया है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ये होगी इंशाल्लाह ताला। और आगे हम देख देख लेते के हैं हम ले ये जरा। पैक से लेंगे। मिलेगी हमें? हाँ ये जी, पैक से पैक से मिलेगी भी हमें? मिल जाए। हाँ जी, पैक से भी मिल जाएगी। आगे है ओगिव। ओगिव क्या चीज़ है? ये है, इसी में ग्राफ होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है।
असल में ना ये जो चैप्टर है ना हमारा, इसमें सिर्फ वो कोई शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह पूछेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है ग्राफ से एलिमेंट। इतना ज्यादा बेटिज का चैप्टर नहीं है, अगर हम यहाँ से पढ़ भी लें तो कोई इतना हर्ज नहीं है। बाकी हम उधर से रिवाइज भी कर लेंगे इसको। ओगिव ये है कि एन ओगिव इज द ग्राफ ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? पहले तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, रेपिटेशन होती है, एक चीज कितनी टाइम रखकर कर रही है। क्युमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एड अप करना। तो आपको ये याद रखना है कि ओगिव एक ऐसा ग्राफ होता है जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनाया जाता है। आपको डाटा दिया होगा, आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। वो कैसे बनाते हैं जी? आप पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैसे लिख देनी है, जो सेकंड फर्स्ट वैल्यू होगी इसको सेकंड वैल्यू में ऐड कर देना है, वो 25 आ जाएगा। फिर 25 को 9 में ऐड कर देना है, 34 आ जाएगा। 34 को 5 में ऐड कर देना है, 39 आ जाएगा। और 39 को फिर 1 में ऐड कर देना, 40 आ जाएगा। तो ये कम्युलेट कर रहे हैं। कम्युलेट का मतलब होता है ऐड अप करना। जो सक्सीडिंग वैल्यू होगी अगली वैल्यू को उसमें ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास कम्युलेटिव क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो और जो ओगिव सर जी जी इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी सर हमें गिवन होगी इसमें? सवाल ऐसे ही होगा। दो कॉलम बने होंगे, वो कहेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं इसकी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, सिंपल ऐड करना है, ऐड करते जाओ। वो जो समेशन एफ होता है, समेशन एफ क्या होता है? समेशन एफ का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सर दोबारा एक मिनट ऐड करें शुरू में। पहले 8 लिखना है, पहली वैल्यू वैसी आ जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या है? 17 को 8 में ऐड करना है, 25 आ जाएगा। फिर 25 में 9 ऐड करना है, 34 आ जाएगा। फिर 34 में 5 ऐड करना है, 39 आ जाएगा। 39 में 1 ऐड करना है, 40 आ जाएगा। तो ये आ गई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओगिव बनाने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ओगिव कर्व को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है ओगिव के लिए। ठीक है जी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली आपने। चलें जी, अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं ना? बना सकते हैं, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करने से होगी, तो फ्रीक्वेंसी किस तरह होगी? माइनस करने से आएगी। माइनस करके। शाबाश, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट माइनस है और माइनस का ऑपोजिट प्लस है। तो आप 8 वैसे लिख लोगे, 25 में से 8 माइनस करोगे 17 आ जाएगा। 34 में से 15 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। 39 में से 34 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। जी जी, तो ये आ जाता है। दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। सर ये जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युलेटिव ये फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और वो बोलें कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो 40 में से 39 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। तो मतलब ये बनेगा कैसे? ग्राफ अच्छा, बनेगा कैसे? ग्राफ कैसे बनेगा यार? फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है वाई एक्सिस पे। अब देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितने की वैल्यू आ रही है? मिनिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 40 है। तो मैं 8 सबसे मिनिमम वैल्यू है और 40 सबसे छोटी वैल्यू है। तो आप इनका मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले लें? 10 का इंटरवल ले लें, तो ये आपके पास 4 क्लासेस बन जाएंगी, 4-5 क्लासेस बन जाती हैं। 10 का इंटरवल ले लो। अगर एक स्टूडेंट 10 का नहीं लेता तो आप इस तरह भी इंटरवल निकाल सकते हो कि बड़ी वैल्यू 40 में से 8 को माइनस करो, 32 आ जाता है। 32 को आप 5 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, 32 को अगर आप 5 पे डिवाइड करोगे तो मतलब 5 क्लासेस बना रहे हो। तो जितनी क्लासेस बना रहे हो उस पर डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरवल आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको ना। आप देखो, सबसे छोटी वैल्यू है 8 और सबसे बड़ी वैल्यू है 40 आपके पास आ रही है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो इनका जो डिफरेंस कितना आता है? 40 माइनस 8, 32 का। अब क्लासें कितनी बनानी है आपने? क्लासें बनाते हैं 5 या 6 बनानी है। तो 6 बनानी तो 6 पे डिवाइड कर दोगे, 5 बनानी तो 5 पे डिवाइड कर दोगे। तो इसने 10 तो 5 पे डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 32 को 7 पॉइंट समथिंग आता है। तो वो राउंड करके 8 का इंटरवल भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो। तो क्लास इंटरवल लेने में कोई इतना कोई इशू नहीं है। आपने क्लास इंटरवल 10 का बना लिया, 8 का बना लिया, आप ये कहोगे कि आपका जो डाटा कर्व है ना वो एक स्मूथ कर्व बन जाए, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो कि अच्छा लगे देखने में। प्रेजेंटेशन होती है ग्राफ तो असल में, उसकी लुक अच्छी आ जाए। तो अब आपके पास तो ये चीज़ आपको पता है
कि 0 से 100 पे एक पॉइंट आ रहा है 8, तो आपने 8 के ऊपर एक क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और ये क्लिक आ गया 0 से 100 टू 8 आ गया। फिर आगे कितना आ रहा है, 200 पे 25 आ रहा है। 25 कहाँ पर लाया कर रहा है, 30 और 20 के दरमियान लाया कर रहा है ना, तो ये वहां पे आ जाएगा। इसी तरह अगला क्या है आपके पास, 300, ठीक है, 300 पे कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड करने से हासिल हो रही है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने में मसला तो नहीं है किसी को, प्लॉटिंग आती है ना ग्राफ की। जी सर। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है ग्राफ में, 0। पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। y क्या शो करता है, y हाइट शो कर रहा होता है, x क्या शो कर रहा होता है, विड्थ शो कर रहा होता है, चौड़ाई, विड्थ का मतलब चौड़ाई शो कर रहा होता है। तो इसको अब यहाँ पे उसने 0 0 से गुजार दे, अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब इसका x भी 0 है, उसका y भी 0 है। अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये लाइन जो x एक्सिस से पास हो रही होती है ना, सॉरी ओरिजिन से जो पास हो रही होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। कुमुलेटिव कर्व हमेशा ही ऐसे बनेगा, ठीक है। कुमुलेटिव कर्व जो है हमेशा ऐसे ही बनेगा। ये बढ़ क्यों रहा है, कौन बताएगा, ये गिर क्यों नहीं रहा ये, सर फ्रीक्वेंसी सर क्योंकि ये वैल्यूज बढ़ रही ऐड हो है। रही है ना। फ्रीक्वेंसी वेरी गुड, हाँ जी, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब ही ऐड करना है, ऐड करने से वैल्यू बढ़ेंगी, तो ग्राफ इसका ऐसा होगा। और ओगिव का सेकंड नेम क्या है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ओगिव, लेस देन। क्युमुलेटिव। वेरी गुड, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो अब इसमें सवाल क्या पूछ सकता है वो, क्या एमसीक्यूज पूछेगा अच्छा हमसे सर, वो? सॉरी जी सर, जी मेरा अगेन क्वेश्चन वही है कि इसको ये इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है और ये क्यूमुलेटिव बनाने का फायदा क्या है? अच्छा, यही एमसीक्यूज एक जो इन्होंने नीचे इंटरप्रिटेशन में दिया है ना, ये एमसीक्यूज आपको पेपर में भी आ सकता है कि इसमें हम लोग ना एक इस ग्राफ से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास जो है सेल्स कितनी थी, एक्चुअल सेल कितनी थी, प्रेडिक्टेड कितनी थी, और इसका डिफरेंस क्या है, यानी अगर फेवरेबल है सेल हमारे लिए या वो एडवर्स में आ रही है। तो यहाँ पे एक उसने क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, अगर आप देखें ना, तो मोस्ट प्रोबेबल यही सवाल पेपर में इस तरह का आ जाए, पूछ ले वो, ईच पॉइंट ऑन द कर्व शो हाउ मेनी वीक्स हैड सेल्स ऑफ लेस देन कोरस्पॉन्डिंग सेल वैल्यू, ठीक है। यानी वी कैन यूज दिस ओगिव टू फाइंड अदर लेस देन, यानी लेस देन और मोर देन के अगर हम दरमियान देखें तो हम लोग वो चीज देख सकते हैं इस कर्व के ऊपर ही। क्या चीज देख सकते हैं कि हाउ मेनी वीक्स वर लेस सेल लेस देन 150 यूनिट, तो वो कैसे देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब देखो आपसे ना वो पेपर में एक सवाल करता है, वो ये ग्राफ दे देता है आपको और वो कहता है इसका आंसर बताएं कि हाउ मेनी वीक्स वर सेल लेस देन 150 यूनिट, 150 यूनिट से कम सेल किन वीक्स में है। तो हम क्या करेंगे अब हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि हमारी जो वीकली सेल्स है वो तो अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस आती है, तो हम 150 को ड्रा करते हैं। कहाँ पे आएगा 150, 150 आएगा तकरीबन 100 और 200 के दरमियान आएगा ना, जी सर। 150 किधर आएगा, 100 और 200 के यस सर। दरमियान है। इस 102। पॉइंट को हम लोग, जी जी, 300 150 यहाँ पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। परपेंडिकुलर का पता है ना आपको, एक पॉइंट से जो लाइन का डिस्टेंस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। हम परपेंडिकुलर किस पे ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पे। क्यों वाई एक्सिस पे क्यों ड्रा करेंगे हम, इसलिए ड्रा करेंगे हम कि हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको फोकस करना है हमने। वो कह रहा है हाउ मेनी वीक्स, कितने हफ्तों में हमारी सेल जो थी 150 यूनिट से कम है। अब ये हमें तो नहीं पता, हमने ग्राफ ड्रा कर लिया हुआ है। ये ग्राफ एक हेल्पफुल टूल बन जाएगा जो हमें इंफॉर्मेशन देगा किसकी, 150 यूनिट से कम कितने आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है जी 15 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कैसे बनाया ये मैंने, ये 100 और 200 का दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो तो 150 आ जाता है इसके दरमियान। और यहाँ पॉइंट को आप इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे वाई एक्सिस में, तो हमारे पास 16 वीक आ जाएगा।
समझ आई है बात की? नो सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन रिपीट सर कर। 2 पॉइंट के दरमियानी फासला बराबर 60 आ रहा है। मैं आपको दोबारा 100 रिपीट कर एंड देता 200। हूँ। हाँ 100, वो सवाल सुने इसका क्या है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है हाउ मेनी वीक्स वर सेल लेस देन 150 यूनिट। 150 यूनिट से कम सेल कितने वीक्स रही है हमारी। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मार्केटिंग वालों को चाहिए होगी, सेल फोर्स को चाहिए होती है, या सेल मैनेजर को चाहिए। अब 150 यूनिट्स हैं तो आपने 150 आपके पास आ जाएगा 100 200 के दरमियान। आपने जो पॉइंट लेंगे वो कर्व के ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे या कर्व पे लेंगे, पहले तो ये बताएं मुझे। सर कब पे लेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, कर्व पे लेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपने 150 पॉइंट्स को ऊपर लेके गए, कर्व पे लिया और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया लॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो 16 आ रहा है। 15 से थोड़ा सा ऊपर है तो हम उसको 16 काउंट कर लेते हैं, तो ये 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर सर होगी? दोनों पॉइंट का इक्वल फासला 60 पे आ रहा है। 100 एंड 200 के दरमियान जगह हाँ जो दोनों पॉइंट के अच्छा इक्वल 150, हाँ जी 150 आ रहा है, 100 200 के दरमियान आ रहा है 150। अब उस पॉइंट को आपने आगे लेके जाना, किससे मिलाना है, वाई एक्सिस के साथ। हाँ जी वहां पे आ जाएगा, 15 से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा एक पॉइंट, तो वो 16 हफ्ते जो है हमारी सेल जो है वो 150 यूनिट से कम रही है। तो ये हमें एक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन मिल गई। तो सर हम लोगों को आइए क्या समझ। क्वेश्चन में जी जी ग्राफ दिया होगा? ग्राफ बना होगा, ग्राफ आपने बनाना नहीं होगा, ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होगा। जिस तरह अभी एक सवाल आया था कि हमारा यूज कहाँ पे है इसका, तो ये यूजेज ये है कि हमने अभी एक, मैं क्वेश्चन खुद भी बनाता हूँ एक, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सर तो ये 100 एंड 200 का मिड पॉइंट 16 बनेगा। 150 बनेगा, हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। और पॉइंट को कहाँ लेके जाना है आपने, उधर ही। और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्राफ के ऊपर मिलेगी, ये कर्व बना हुआ है जो बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, अब वो इसी तरह के सवाल को रिपीट करता है कि हाउ मैनी वीक्स वर सेल जो थी हमारी वो 350 यूनिट्स थी, लेस देन 350 यूनिट्स थी। तो फिर क्या करेंगे आप, यही सवाल में वो 150 की जगह 350 यूनिट्स लिख देता है, तो फिर आप क्या करोगे। 350 किधर आ रहा है, 350 आ रहा है जी 300 आपका एंड 400 के दरमियान। के दरमियान। 36 शाबाश, वेरी गुड बनेंगे। वेरी गुड। 3 तो ये कितने बन रहे हैं, 36 बनेगा, वेरी 36। गुड, समझ आ गई आपको, वेरी गुड। तो ये सर ये है जी वाई आपके एक्सिस पास। जो है इसके ऊपर ये नंबर ऑफ वीक्स है, आप कहना चाह रहे 0 10 20 30 ये नंबर ऑफ वीक्स हैं। ठीक हो गया सर। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वीक्स है। यस सर, क्योंकि हमने हाँ जी वीक्स डिटरमाइन किए हैं वाई एक्सिस से। हाँ जी वाई एक्सिस पे वीक है जी जी। और वीकली सेल्स हैं वो वहाँ पे, जो दूसरे जो एक्स एक्सिस पे हैं वीकली सेल्स हैं। अच्छा जी, अब आपसे सवाल है जी कि अब हमसे ये पूछ रहा है जी वो कि 450 पे कितनी सेल्स है जी, 450 यूनिट्स पे सेल कितनी आ रही है हमारी, तो वो भी आप बता सकते हैं। 40। ठीक है, इसी तरह ये आप 49। मुख्तलिफ चीज़, हाँ जी तो ये आपको समझ आ गई है। इस तरह वो कहता है कि वीकली सेल जो हमारी 35। 500 से कम है, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो इस सवाल में इस तरह से वो पूछ सकता है आपसे। सर नमाज समझ आ ब्रेक गई मिल है? जाएगी? हाँ जी नमाज की ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की, फिर बाद में देखते हैं। ओके जी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको, ये क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। देखते हैं इसमें आगे क्या वो बता रहा है, इसके आगे फर्दर क्या कह रहा है वो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसमें ग्रेटर देन का वो वाला वेरिएबल नहीं आ सकता कि मतलब अगर ग्रेटर देन का कोई क्वेश्चन अगर पूछे। तो ग्रेटर देन में भी देख लेते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम जो लिमिट है ना हमारे पास वो जा रही है 0 to 500 तक, ठीक है ना। तो अगर वो कहता है मोर देन 400 जो हमें, तो फिर किस तरह निकालेंगे, ये सवाल बना लेते हैं कि हाउ मैनी वीक्स वर सेल मोर देन 400 यूनिट्स। तो फिर क्या आंसर होगा इसका जी। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाउ मैनी वीक्स वर सेल मोर देन 350 कर लें या 400 यूनिट्स।
400 से ज़्यादा यूनिट्स हो रही है, तो कितनी देर तक हमारे पास ये 400 यूनिट से ज़्यादा है, तो हम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा करेंगे इसका? सर अगर 400 यूनिट्स होगा तो 450 होगा। देखो ना 400 तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, तो जी यहाँ सर। पे एक लाइन आ रही है जो थोड़ा सा मोर देन पूछ रही है, वो लेस देन की बजाय मोर देन पे चला जाता है, तो मोर देन में हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर? 40 वीक्स। 40 40 सर। वीक्स कैसे है? 41 40 वीक्स नहीं है, 42 40 ये देख लो 41 क्या या कह रहे हैं। 42। यार सवाल सुन लो गौर से, जल्दी नहीं करनी है आपने, जल्दी करने से ना सही एमसीक्यूज भी गलत हो जाता है। आपने जो जल्दी की है तो आपका आपका कंसेप्ट 39 क्लियर है, होगा। लेकिन जल्दी करने से गलत हो जाएगा। सवाल सुनो वो क्या कह रहा है, वो सवाल वो कह रहा है, ये मैंने क्या किया इसको, वीक हाउ मेनी वीक्स वर सेल मोर देन 400 यूनिट, 400 यूनिट से ज्यादा सेल हो रही है, कितने वीक में हुई है ये सेल? तो कोई कह रहा है 41, कोई कह रहा है 40। और देखो जरा इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखो, आपने पॉइंट जो लेना है वो कर्व के ऊपर लेना है, ओगिफ जो कर्व है, तो वो कितना इतने दिनों में, तो फिर सच मतलब 40 डेज में आप कह रहे हो, तो वो कह रहा है मोर देन पूछ रहा है, तो सर क्या 39 आंसर आ रही है? होंगे तकरीबन वीक्स। देखे ना टोटल वीक्स कितने हैं हमारे पास, तो टोटल वीक्स जो हैं हमारे पास कितने हैं? 40 वीक्स हैं, 50 वीक्स है टोटल। 40 वीक्स ध्यान है से सर। यार आप लोग ना ध्यान से आंसर दें, 50 वीक्स कहाँ से आ गए हैं? 40 वीक्स टोटल है हमारे पास। सर 40 वीक्स हैं टोटल। हाँ 40 वीक्स टोटल है, 50 पे तो कर टच ही नहीं कर रहा। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई हुई है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हुई है 40, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आई हुई है, ठीक है, 40 आई हुई है, समझ आ रही है? तो ये कितने वीक्स में होगी? अब देखो आप 400 से ज्यादा है, मैक्सिमम 40 वीक्स तक ही जा सकते हैं। 40 हाँ वीक जी लास्ट है, 0 ही होगा। देखो ना, तो इसका आंसर तकरीबन ना, आंसर इसका कितना आना चाहिए, ये सोच के जवाब दो आप। 38 इसका आंसर 1 के करीब है, 1 आना चाहिए इसका आंसर है। सर एग्री मतलब करते हो आप लोग? कि ये 0 से देखो ना, 1 के दरमियान लाई करेगा। हाँ कुछ इस तरह ही है, या 1 कह सकते हैं हम लोग ना इसको, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो पॉइंट्स में नहीं होती, इसमें अगर हम 1 का डिजिट लगाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 आंसर है, कि बच्चे ने 0 भी कहा हुआ था। तो देखो अगर हम 400 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो 40 के बिल्कुल करीब पे जा रहा है, तो ये 1 वीक में सेल जो है वो 400 से ज्यादा जा रही है। वो ग्रेटर में जाएंगे ना, आगे चले जाएंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। समझ आ गई दोबारा बात? समझा दें, दोबारा समझा ये सवाल दोबारा देखें। दोबारा समझा दे, नहीं समझ आया वो एंड वाला पॉइंट। वो कह रहा है हाउ मेनी वीक्स वर सेल मोर देन 400 यूनिट्स। अब सवाल सुन लें आप, इसका मतलब है कि हमने 400 से आगे जाना है। अब 400 से आगे जाते हैं तो हमें 400 नजर आ रहा है, ये इधर करके अगर हम इसे, असल में ये जो सारे ग्राफ हमने लेने हैं, पॉइंट लेंगे और वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ठीक है? तो ये 400 से इसको अगर पॉइंट को मिलाएंगे ना हम, तो ये एक माइनर सा पॉइंट बन रहा है एक, ठीक है? हमने क्या लेना है, उससे ऊपर लेना है। हम ना 40 से आगे नहीं जा सकते, ये तो आपको पता है, 40 से आगे तो हम जा ही नहीं सकते। टोटल 40 वीक्स हैं, ठीक है, टोटल 40 वीक्स हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, ऊपर से भी देख लो यार आप, फ्रिक्वेंसी जो है वो कह रहा है 400 to 500 सेल 1 वीक है, ऊपर भी आंसर लिखा हुआ है इसका, अगर आप दिमाग से लड़ाओ जरा अपना। 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। है ना, आ रहा है ना, 400 से ऊपर जा रहा है, सिंपल सा ये सवाल था। तो इसमें आप ये 1 आंसर आ रहा है, तो मतलब एक फ्रिक्वेंसी ऐसी है जिस, एक वीक ऐसा है जिसमें सेल्स हमारी 400 से अबव चली जाती है, ग्रेटर देन 400 आ जाती है। यस सर। क्लियर आई है? क्लियर हुआ है आपको? यस सर। असल वो में ना 1 पता है लिखा क्या बात, आप हाँ ऊपर से यहाँ पे ये भी देखना है आपने, कि जब आप ग्राफ बना लेते हो तो आपको मोर देन कहेगा तो आपने आगे जाना है, लेस देन कहेगा तो आपने पीछे जाना पीछे है, जाना। ऐसे ही है। हाँ, और हमने 40 से बाहर नहीं निकलना,
50 को तो हमने हमारा कर्व भी टच नहीं, नहीं कर रहा। हाँ और 40 तक का। समेशन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ समेशन एफ किसके बराबर है? 40। फ्रिक्वेंसी का सम जो है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गई आपको? लेस देन भी देख लिया हमने और मोर देन का भी देख लिया। क्लियर है जी? अब अगर किसी को समझ नहीं आई तो रिपीट कर देता हूँ मैं। सर एक दफा आगे रिपीट कर दें। देखना, सवाल को आपने गौर से पढ़ना है बस समझ के। वो कह रहा है हाउ मेनी वीक्स वर सेल मोर देन 400 यूनिट्स। 400 यूनिट से ज्यादा सेल किस वीक में हुई है? तो हम लोग वीक 400 यूनिट्स हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो हम 400 से ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से सीधी लाइन हम ड्रा कर देंगे वाई एक्सिस पे। वो जो लाइन आ रही है ना, वो तकरीबन आ रही है 39 पे जाके रुकती है। देखें जरा गौर से। और हम 40 हमारी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम जो है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है। तो 40 माइनस 39 डिफरेंस कितने का आया? 1 का। मोर देन 1 कह रहा है ना, सॉरी मोर देन 400 कह रहा है, तो फिर 1 का आ गया ना। तो फिर 1 वीक में हमारी सेल जो है वो मोर देन आ गई। हम आगे क्यों गए? मोर देन की वजह से। अगर वही बात लेस देन में पूछता तो हम पीछे चले जाते। ठीक है ना? क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर होगी बात? जी सर। अब वो कह रहा है आपको कि अगर सेल वीक जो है वो लेस देन 50 यूनिट्स हो, लेस देन 50 यूनिट्स, सॉरी एग्जैक्टली 50 यूनिट्स हो, तो कितने वीक में सेल 50 यूनिट्स होगी? कौन बताएगा मुझे? सर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट करिए। सवाल ये है कि जो है हाउ मैनी वीक्स वर सेल जो है लेस देन 50 यूनिट्स। सेल लेस देन 50 यूनिट्स कितने वीक्स में रही है? पहले उसने कहा था लेस देन 150 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स पे सेल कितने दिन जो है वीक? 4 वीक्स ऑलमोस्ट। 5 वीक्स। 5 वीक्स। हाँ जी, अब सर देखिए 5 समझ आ रही है ना? हाँ जी, 5 वीक्स आ गया। और अब एक सवाल इसी तरह ही आ जाता है, मोर देन 50 यूनिट्स, सॉरी मोर देन 50 जो है वीकली सेल कितने दिन होगी, कितने वीक्स होगी? मोर देन अब इसका 50। हाँ सर जी ये उल्ट नहीं पूछ समझ आ लिया। रहा मोर देन का। अब मोर देन से सर कहाँ तक की लिमिट आप बता रहे हैं? लिमिट कोई नहीं है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कितने वीक में कंप्लीट लिमिट होगी? यार, ये ग्राफ क्या है? ये बाउंडेड कर्व है, और बाउंडेड कर्व ही है ना ये। लिमिट आपकी है तो फिर 40 तक की जा तो रही है, 40 तक की रेंज है आपके पास। अब आपने 5 आंसर जिन्होंने दिया वो सही आंसर है। अब सवाल उल्टा हो गया, रिवर्स पूछ लिया। 40 लेस देन की जगह उसने पूछ लिया मोर देन 50। तो मोर देन 50 में आंसर क्या होगा फिर? 35 वेरी वीक। गुड, 35। हाँ 35 आ जाएगा, सिंपल आंसर 35 है। वीक। 40 ठीक है से सर। 40 में से आपने वही 5 माइनस कर दिए तो इनफाइनाइट। 35 आ गया। सर क्लियर लिमिट होगी? हमारी 40 की है। नहीं लिमिट हाँ हमारी जी। सर 40 की, मोर देन में क्यों 40 की। 40 की क्यों है? बताओ भाई। क्योंकि हमारी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 40 है ना। यस सर। यस सर। तो ये 50 से कंफ्यूज, 50 से तो हमारा कोई लिंक ही नहीं है। 50 तक तो हमारा कर्व भी नहीं जा रहा, 50 तो यार वैसे ही है बनाया हुआ। तो 40 तक ही हमने जाना है, 40 से बाहर नहीं जाना। तो अब काफी बच्चों को समझ आ गई है इस चीज की। लेस देन भी समझ कर लिया हमने, और ग्रेटर देन भी कर लिया। अब कोई एग्जैक्टली भी कर ले। एग्जैक्टली कहता है जी वो कि हमारे पास एग्जैक्टली 250 है, तो जिस वीक हमारी सेल जो है एग्जैक्टली 250 है, वो कौन सा वीक था हमारे पास? सर 30 वीक। तो यस सर 250 का 30। ठीक है। सर तो 30 अब 30 आपको आ रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो ये सही है अब आपका। तो मतलब आपको समझ आ गई है। तो इतना ये काम होगा जो वो अगर ओगिव में से कोई क्वेश्चन रेज करेगा। और ओगिव किस पे डिपेंड कर रहा है? कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मस्ट बनानी है। अगर आपको पेपर में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ जाए और फ्रिक्वेंसी आए ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप फ्रिक्वेंसी आप खुद भी बना सकते हो। बनी माइनस बनाई मिल गई है तो फिर बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको।
अगर आपको उसने ना फ्रिक्वेंसी दी नहीं हुई, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट ड्रा की हुई है, तो उससे घबराना नहीं है आपने, क्योंकि आपको दोनों तरीके पता चल गए हैं। इसी तरह जो है ना हमारे पास इसने शुरू कर दिया क्वार्टाइल का, तो हम लोग इसकी बजाय पहले हम क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ने से पहले हम इसको मीडियन क्या होता है ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आगे हम इसे स्किप करते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। वो है स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले, पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल मैंने भी पढ़ाया नहीं है आपको, डिसाइल परसेंटाइल ये चीज़ें हैं, ग्राफ में भी हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। अब आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, कौन सा डाटा है ये, ग्रुप या अनग्रुप डाटा है ये? अनग्रुप। ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास आ गया, ठीक है जी। डू यू एग्री, ऑल स्टूडेंट एग्री? ये अनग्रुप डाटा नहीं है, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप अनग्रुप डाटा, कैसे? क्योंकि इसमें हाँ जी, फ्रीक्वेंसी उसने दी थी। ग्रुप डाटा, अब आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी क्वेश्चंस में। ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा है और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसमें, इतना बड़ा लिखा हुआ है, और आपको पता है ग्रुपिंग हुई हुई है, ग्रुपिंग हुई हुई है ना, 480 से 500, फिर 500 से 520, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा है और उसके साथ की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड हिस्टोग्राम शो द फ्रीक्वेंसी क्लास। अब इसमें क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है, 20-20 का चल रहा है, 20 का सर, 20 का क्लास इंटरवल चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। इस 13 का क्या मतलब है कि 13 वैल्यूज हैं इसके दरमियान। अब ये नहीं है 250 और ये 500 के दरमियान, कई बच्चे कह देंगे कि सर 20 वैल्यूज क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान क्लास जरूरी नहीं होता कि सारी वैल्यूज हों, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें एक नया कंसेप्ट आया है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। क्या होता है जी, बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें आपके पास क्या होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि डाटा में किस तरह की वैल्यूज हैं। ये सवाल वही है जो हमने डाटा का क्वेश्चन था, जो सेल्स मैन थे जिन्होंने डिस्टेंस कवर किया था एक वीक में, ठीक है। तो यहाँ पे द above डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट कि 13 पीपल इन ए क्लास 480 टू अंडर 500, इट डज नॉट शो द वैल्यू विद इन दिस क्लास। अच्छा, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, ये समझना है आपने बस। हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा कि हमें बताएगा कि हमारे डाटा में वैल्यूज किस तरह की हैं। देखो ना, अब 480 से लेके 500 है, उनकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 13, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? इससे इंफॉर्मेशन ये मिलेगी हमें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रेंज के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज में इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। तो स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले कैन बी यूज्ड टू शो द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट आल्सो रिटेन द रॉ न्यूमेरिकल डाटा। इसे अंडरलाइन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको कि जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है ना, वो क्या देता है हमें इंफॉर्मेशन, कौन सी न्यूमेरिकल डाटा देता है? रॉ डाटा देता है, प्राइमरी डाटा देता है, या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है, या ऑल ऑफ अबव देता है? तो क्या आंसर होगा इसका? दो न्यूमेरिकल डेटा। रॉ न्यूमेरिकल। दोबारा सर, सुन लो रॉ आप। न्यूमेरिकल डाटा। हाँ, रॉ न्यूमेरिकल डाटा, उसका 3-4 नाम है, सारे पता हो। प्राइमरी डाटा की इंफॉर्मेशन देता है, रॉ डाटा की देता है, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तीनों का मतलब एक ही है। तो हमें ना रॉ डाटा की इंफॉर्मेशन देता है। स्टेम, ये याद रखना है आपने, इसको अंडरलाइन कर लें आप या हाईलाइट कर लें। दरवाजा फेरियो। तो अगला क्या कह रहा है वो, स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले इज ड्रॉन एज 2 कॉलम सेपरेट बाय लाइन। 2 कॉलम ड्रॉ किए जाते हैं। द स्टैम्प सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड पे एंड द लीव्स ऑन द राइट हैंड साइड पे। अच्छा जी, आपके पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिल गई। स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले हमें एक तो रॉ डाटा देता है, दूसरा ये 2 कॉलम पर मुश्तमिल होता है। लेफ्ट साइड पे स्टेम्स होते हैं, राइट साइड पे लीव्स होते हैं, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। यूनिट मस्ट बी डिफाइंड फॉर बोथ द स्टेम्स एंड द लीव। यूजुअली द लीव्स आर द लास्ट डिजिट्स होते हैं, लीव्स लास्ट डिजिट होते हैं, ठीक है जी। इन ए वैल्यू में द स्टैम्प इज मेड अप ऑफ द अदर डिजिट्स इन ए नंबर में। फॉर एग्जांपल जो है 48 आ गया जी, तो हमने लास्ट डिजिट्स में इसको, तो जो लीव्स होंगे ना वो लास्ट डिजिट होगा। स्टेम 2 डिजिट हो सकते हैं, ठीक है।
For example, stem 48 followed by a leaf of 2 is a plot of the number 482. अच्छा, कुछ समझ आई है इसकी कि नहीं आई समझ? एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाले जी, की नहीं आई वो 2 पॉइंट। कौन सी? वही सर, वो 48 फॉलोड बाय लीव 2। अच्छा, ये बता देता हूँ यार, डाटा जनरेट किया गया है, पता किस तरह? देखो ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमें क्या कर रहा है, रॉ डाटा जनरेट करके दे रहा है। देखो 481 आ गया, इसका मतलब पता क्या है, हमें 481 भी है, ऊपर 482 भी है, 486 भी है, फिर 486 है, 487 है और 489 है। समझ आ गई है? इस तरह की वैल्यूज जनरेट करके दे रहा है ये हमें। सर ये वर्डली इस तरह नहीं समझ आ रहा कि मतलब टोटली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर से गुजर रहा है। काइंडली अगर मतलब हो सके कोई एक्सेल या वर्ड की फाइल में कुछ टाइप करके या नोट्स किसी तरीके से अगर मतलब इन राइटिंग कुछ अगर समझा दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको ना, देखें इसमें ये है कि आपके पास ना बहुत आसान चीज़ है यार, कूल माइंड होके समझे, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सी चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने करना क्या है इसमें, और जिसका मकसद क्या है, क्यों ये हमें टॉपिक शुरू किया है, इसमें स्टैट में टॉपिक क्यों आया स्टेम एंड लीफ है। देखिए ऊपर डाटा आपके पास है फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा, ऊपर आपके पास सेकेंडरी डाटा है ना, ग्रुप डाटा है, सेकेंडरी यस डाटा है, सर। ठीक है। हम इसको कर रहे हैं अनग्रुप डाटा में, रॉ डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, ठीक है। समझ आ रही बात की? यस ठीक सर। होगी सर। हाँ जी, अब समझ आएगी आपको। देखो वो कह रहा है 480 टू 100 है, तो 480 तो 48 लिख लिया हमने, और फिर 500 आ गया है। अंडर, अंडर का मतलब होता है कम, या लेस का मतलब भी कम होता है, बिलो का मतलब भी सर कम होता है। एक अब देख, मिनट सर, हाँ यहाँ जी, भी रुकिएगा। ये जो वैल्यूज आप उठा रहे हैं ये मुझे अब सामने स्क्रीन है, मुझे समझ नहीं आ रही आप किधर से ये वैल्यूज उठा रहे हैं, कौन से पैरा से? यार ये पेज नंबर जो आपका 271 बुक का ना, बुक का जो पेज है ना, यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं आपकी। देखें आपने क्या है, हमारे पास 480 टू 500 है, ठीक है जी। 500 जी। हाँ जी, अब आपके पास कितनी आ रही हैं, यहाँ पे 13 वैल्यूज हैं, वो जी सर। 13 वैल्यूज नीचे पूरी हो रही हैं जी, पूरी हो रही हैं। 480 और 490 तक लेंगे ना, 480 से 490 तक लेंगे, क्योंकि हमारे पास 500 से कम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 480 में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 6 वैल्यूज आ रही हैं। 49 में कितनी आ रही है, 7, 13 वैल्यूज पूरी हो गई हैं ऊपर जो फ्रिक्वेंसी में आ रही थी, यस सर। फ्रिक्वेंसी। हाँ जी, तो ये 13 वैल्यूज आपकी पूरी हो रही हैं। तो ये जो है ना, अब ऊपर क्या था, ग्रुप डाटा था, नीचे क्या बन गया, वो अनग्रुप रॉ डाटा। तो स्टेम एंड लीफ क्या बना रहा है, रॉ डाटा जनरेट कर रहा है। समझ आ रही है बात की? दोबारा देख लें यार, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इंटरवल में, ऊपर अगर हम देखें 480 और फिर 500, और 500 से कम कह रहा है वो, तो इसका मतलब ये है 48 और 49 ले लेते हैं हम, ठीक है। और यस इसको सर। 10 यूनिट में चेक कर दिया, तो ये 6 वैल्यूज 48 ऊपर लिखी हुई है, 49 ठीक है। सर 6 वैल्यूज 48 ऊपर, 40 18 तक बनता, 40 80 सर ये 48 480 49 क्या है? 49 40 4 19 90 10 यूनिट्स का है, 90। 50, इस तरह आप यस लोग सर। वैल्यूज लेते जाएंगे। असल 50 में हमारे पास 500। हमने 13 वैल्यू जो आ रही है फ्रिक्वेंसी, उसकी बाइफरकेशन देनी है, उसकी डिटेल देनी है कि 13 वैल्यूज हैं कौन सी जो 480 और 500 के दरमियान में आ रही हैं। जस्ट इतना ही बात है ये। समझ आ रही बात की? ये जो 13 वैल्यूज कह रहे हैं ना, 480 और 500 के दरमियान 13 वैल्यूज हैं फ्रिक्वेंसी की, वो कौन सी 13 वैल्यूज हैं, वो कौन बताएगा हमें? ये वो स्टेम एंड लीफ बताएगा हमें कि 480 लिख दिया हमने, यानी 480 की जगह 48 लिख दिया, और फिर हमने क्या लिख दिया, यस 49 लिख दिया। 49 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 500 से कम है। ऊपर हमने 10 यूनिट्स का ले लिया हुआ, एक यूनिट एक के बराबर है, यहाँ पे यूनिट 10 के बराबर है। तो ये 480 और 490 के दरमियान तकरीबन वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी हमारे पास 49, 40, 481, 482, 486, 486, 487, 489, फिर 490 में आ जाएंगी, 491, 92, 94। समझ आ रही बात की? क्लियर हो सर रही है? इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, इसका क्वेश्चन किस तरह में दिया जाएगा? यस सर। 491 यानी आपको ना 492। इसका पहले आप ये समझे, क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस तरह का आएगा, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। आप सबसे पहले आप समझें ये कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का क्या क्या मकसद है।
किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, बताएं जी किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस ग्रुप सर डाटा ये को लीव्स किसने, समझ नहीं आ रही, सर देखो लीव्स की ये समझ नहीं आ रही। 48 अच्छा में उसने 26 दिए हुए हैं, ये किस लिए? अच्छा जी, कोई वैल्यू रिपीट भी हो सकती है ना, कोई वैल्यू रिपीट भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, कोई वैल्यू आपकी रिपीट भी हो सकती है, तो उसकी वजह से ये आ रही है। अगर आप सिंपल अगर हम ये देखें, ये जो लीव्स हैं ये कौन सा डाटा है हमारे पास, चले आप ये बताएं जरा, ये लीव्स कौन सा डाटा है, प्राइमरी वो ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये प्राइमरी ग्रुप डेटा, ग्रुप ये डाटा। ये ग्रुप डाटा ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं वेरी दी हुई, ग्रुप, अनग्रुप, हाँ वेरी गुड। लीव्स जो है वो अनग्रुप डाटा है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई फ्रीक्वेंसी इसमें। नहीं दी हुई। यस तो ये किस तरह बना है, ये इसको किस तरह जनरेट किया गया हमने, कि ये जो है इस 13 वैल्यूज के ऊपर आई हुई है, 13 वैल्यूज कैसे पूरी हुई हुई है, 13 वैल्यूज कैसे पूरी हुई हैं, 48 में 6 वैल्यूज आ रही हैं, 49 में 7 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये 7 और 6 कितना हो गया, 13, तो ये 13 वैल्यूज पूरी हो गई हैं फ्रिक्वेंसी की, 481, 482, 486, 486। तो ये 2 दफ़ा वैल्यूज आ सकती हैं, 3 दफ़ा भी आ सकती हैं, 4 दफ़ा भी आ सकती हैं, सर 487, 489। उसने बताया हुआ है कि 30 फ्रिक्वेंसी है, और इस हम्म। 30 में को बनाने के लिए ये हम खुद ही लिख लेंगे, हाँ जी 13 बनाना है। हाँ जी, ये आप खुद बना सकते हैं इसको, 13 वैल्यूज ऐसे आ रही हैं, उसकी डिटेल आ रही है कि 13, अगली 22 वैल्यूज हैं, तो अगली 22 बनेंगी, इसके दरमियान 50 और 51 के दरमियान जो है वो 22 वैल्यूज बन रही हैं आपके पास, समझ आ रही है, फिर आप जिस तरह मर्जी हम बना इसमें, लें 30। हाँ जी, इसमें रेपिटेशन हो सकती है, वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में स्टेम एंड लीफ बनाने का मकसद ये होता है कि आप ना फ्रिक्वेंसी ग्रुप डाटा से अनग्रुप में जा सकते हैं, आप सर अनग्रुप में जाने, इस बुक के कोई नोट्स वगैरह चैप्टर वगैरह वाइज मिल सकते हैं जिनमें सारी डिटेल लिखी हो कि नहीं? वो आपको वो बुक ही मिलेगी ना, पैक की जो बुक है इसमें ज़्यादा डिटेल लिखी हुई, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे ना उसमें, सब कुछ मिल जाएगा, जो यस सर पैक की ठीक। बुक है ना उसमें आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, यस सर कुछ ठीक। समझ आई है आपको। अब देखो अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, लास्ट वैल्यू 6 आ रही है, 580, रैंडमली लिख सकते हैं इसको जी, इसमें रिपीटिशन आ रही है, यानी 1 0 1 2 3 4 5 7 8, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज आ रही हैं। अब लास्ट 6 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आ यस जाएगी सर 5 58 और 59 में 6 वैल्यूज पूरी हो रही हैं, 1 4 7 8, फिर यस 0 सर और 4 लगा दिया, तो ये हमारे पास स्टैम्प एंड लीफ डायग्राम जो है ये क्या शो कर रही है हमारे पास, असल में ये शो ये कर रही है कि हम लोग जो हैं वो कैसे फ्रिक्वेंसी वाले डाटे को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रॉ डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ पे। जी सर। यस सर। देखो सर आपने सर ये नंबर कोई भी लिख सकते हैं अपने से, मतलब हाँ हमने जी, एक को नंबर लिख रिपीट सकते कर हैं आपने, दिए। हाँ रिपीट कर दिया आपने, रैंडमली वैल्यूज लिख ली हैं आपने, और जी सर आपने ठीक। जो 13 वैल्यूज थी वो 13 पूरी कर ली, फिर आखिरी 6 वैल्यूज थी तो आपने 6 वैल्यूज कंप्लीट कर ली, तो ये आपने फ्रिक्वेंसी में एक किस्म का ग्रुप डाटा को आपने जो था ना अनग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट ठीक है जी। वो जो फ्रिक्वेंसी दी हुई थी उसके अंदर अंदर उसे डिफाइन करना है 30, हाँ जी, वो देखो ग्रुप ना, डाटा। अब मुझे ये डाटा मिल जाता है, तो मैं एक सेल मैनेजर होके मैं देख रहा हूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं लड़के जिन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है, तो मैं ये देखता हूँ कि 580 से 6 लड़के ऐसे हैं जी। अब मुझे 6 तो पता चल रहा है फ्रिक्वेंसी, लेकिन उन्होंने कितने किलोमीटर एग्जैक्ट मुझे कहाँ से पता चल रहा है, रॉ डाटा से, रॉ डाटा मुझे जो स्टेम एंड लीफ बता रहा है कि 581 वाले भी हैं और 584 भी है और 588 भी है। 588 कैसे बन गया, जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी जड़, उसके जो तना है उसके पत्ते आ रहे हैं, लीव, तो लीव जो होता है वो 1 यूनिट का होता है और स्टेम जो होता है वो 2 यूनिट्स का हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 यस सर यूनिट 1 स्टेम को यूनिट भी लेफ्ट, बना रहे हैं, तो ये ठीक है। यहाँ ये नंबर जनरेट कर रहे हैं, इसको डाटा जनरेटिंग भी कह सकते हैं, डाटा जनरेट हो तो रहा है यूनिट रैंडम। 1 में लाना है तो फिर वो एक एक का डिटेल लिखनी है, हाँ एक डिटेल, एक की। अब देखो मुझे पता चल रहा है कि जो 6 लड़के हैं 580 से 600 के दरमियान, वो 590 और 594 तक गए हैं, तो जी ये मुझे रॉ डाटा बता रहा है,
तो लीव स्टेम एंड लीव जो है ये सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बाइफरकेशन है, उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ये 13 कैसे बना है, ये 22 कैसे बना है, 27 फ्रिक्वेंसी कैसे बनी है। ये मोर डिटेल इंफॉर्मेशन है। स्टेम एंड लीव ड्रॉन 2 कॉलम्स पे होती है, सेपरेट बाय लाइन। स्टेम सिट ऑन द लेफ्ट साइड पे एंड द लीव्स ऑन द राइट हैंड साइड पे। और यूनिट मस्ट बी डिफाइंड फॉर बोथ द स्टेम्स एंड द लीव। यूजुअली लीव्स आर द लास्ट डिजिट होता है, जो लीव्स होते हैं वो आखिरी डिजिट होता है। एंड स्टेम जो होता है इज मेड अप ऑफ अदर डिजिट इन ए नंबर में, जो दूसरे डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम 48 है और लीव 2 है। तो ये किस्म की जो है ना, आपको क्या दिया गया है, रॉ डेटा जनरेट करने का तरीका बताया गया। ऊपर लिखा तो हुआ इसने, स्टेम एंड लीव डिस्प्ले कैन बी यूज्ड टू शो द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू यस रिटेन सर, इन द रॉ 482 न्यूमेरिकल डाटा। हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? यानी अगर आपको पेपर में पूछता है वो कि स्टेम एंड लीव डिस्प्ले किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, तो आपको कहोगे कि जी ये जी हमें रॉ डाटा दे रहा है, ये हमें अनग्रुप डाटा दे रहा है, ये हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये स्टेम्स एंड लीव्स पे होता है, इसको सेपरेटेड किया जाता है बाय कॉलम लाइन के जरिए। स्टेम्स आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं, लीव्स आपके राइट साइड पे होते हैं। यार आपको पता है ना काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग तो सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, 0 और 9। बाकी आप इसमें दो नंबरों को बना रहे हो तो 2 डिजिट बन जाते हैं, 3 नंबर्स को मिला लो 3 डिजिट बन जाएंगे, ठीक है ना। 4 डिजिट्स को मिलाओगे तो 4 डिजिट्स बन जाएंगे। क्लियर हो रही बात? बाकी तो इसमें क्या आ रही है, रेपिटेशन आ रही है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो इसमें मिक्सर फ्लो। हम लोग पहले इसमें मीन मीडियन मोड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि हमारी बेसिक चीज़ जो है वो इसमें मीन मीडियन मोड है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ टेंडेंसी है। तो मैंने इसलिए अभी क्वार्टाइल को डिस्कस नहीं किया, ना परसेंटाइल को किया है, ना डिसाइल को किया है। तो सबसे पहले हमने मीन को डिस्कस करना है, जिसका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये कि डाटा का हमने सेंटर किस तरह निकालना है। डाटा तो आपको पता है कि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और अब हमने देखना है कि डाटा की सेंट्रल वैल्यू क्या होगी। मीन मीडियन मोड हम देखेंगे अनग्रुप डाटा से, फिर मीन मीडियन मोड हम ग्रुप डाटा से देखेंगे, फिर हार्मोनिक, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये होगी, द फर्स्ट स्टेप इन एनालिसिस डाटा इज परहैप्स टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यू, टू अंडरस्टैंड हाउ सच ऑब्जर्वेशन आर डिस्प्रेस अराउंड इट। यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि हमने किसी डाटा का सेंटर कैसे मेजर करना है। यानी सेंटर एवरेज एवरेज ही होती है, एवरेज वैल्यू किस तरह मेजर करनी है हमने। तो जो एवरेज वैल्यू मेजर करनी है हमने, इसको हम कह रहे हैं जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो किस तरह मेजर करेंगे? तो एवरेज इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हाईलाइट कर लें। एवरेज को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं हमारे एवरेज मार्क्स हैं जी 76, ठीक है, ओवरऑल तमाम पेपर्स में, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रही होगी, एवरेज होगी। एवरेज 3 तरह की है हमारे पास यहाँ पे, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज है, ये तीनों एवरेज जो हमने निकालनी होती है, ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। एवरेज इज यूज एज ए जनरल टर्म, अबव इज यूज एज एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द मीन। एवरेज को मीन भी कहते हैं, सेंटर ऑफ टेंडेंसी भी कहते हैं, तीनों नाम है इसके। तो टर्म मीन इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अब देख लो कितने नाम हो गए, मीन हो गया एक नाम, सेंटर ऑफ टेंडेंसी दूसरा नाम, अर्थमेटिक मीन या एवरेज। तो ये सारे जो हैं सेंटर मेजर कर रहे होते हैं डाटा का, कि डाटा का सेंटर हमने कैसे मेजर करना है।
अब देखें, अर्थमेटिक मीन इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टिपिकल वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर. इट इज कंप्यूटेड सम ऑफ नंबर इन ए सीरीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ. अच्छा, निकालना कैसे होता है हमने मीन? समेशन का मतलब होता है सम ऑफ तमाम वैल्यूज को हम सम कर देते हैं, और एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, उस पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन आ जाता है. इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं. मीन नीड नॉट be one of the value found in the series. In fact, it might not even be a round number. The mean is usually taken as the best single value to represent the data. Average वो होती है जो सिंगल वैल्यू होती है, जो पूरे रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को. ठीक है, तो ये सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो डाटा को प्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं मीन. समेशन x ओवर n इसका फार्मूला है. ये x क्या चीज़ है? x कोई भी वेरिएबल होगा. जिस तरह आपकी हाइट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जी, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स हम मेजर कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में. ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और नंबर्स पे डिवाइड कर लें, तो हमारे पास मीन आ जाएगा. मीन क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा हमारे पास. समझ आ रही है बात की? यस सर. किसी को समझ नहीं आ रही तो बता दें. सर आ रही है. असल में आ रही अब है देखो आप, अब देखो सर आप, ये हम मीन का फॉर्मूला है ये. हाँ, मीन का फार्मूला. अब देखो हमारी जो है शुगर मिल की कोई एग्जांपल लेते हैं. शुगर मिल ने इस ये पहले 6 मंथ ले लेते हैं, 1 जनवरी से लेके 2020 to 30 जून 2020 में 6 मंथ में क्या सेल थी उनकी. जितनी भी सेल्स थी उनकी, तो उन सेल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं और नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी कि एवरेज कितनी सेल हुई है. ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो पूरे डाटे को प्रेजेंट कर रही होती है. ठीक है, इसे हम कहते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन. क्यों निकालते हैं हम मीन? ताकि हम देखने के लिए कि हमारी एवरेज कैसी है, जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है. अब डाटा बहुत बड़ा होता है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, छोटी सी एक आंसर होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है. जिस तरह हमने कहा था पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, और पॉपुलेशन में सैंपल एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है. इसी तरह मीन भी एक एवरेज होती है. इसी तरह मीन के बाद आ जाती है मीडियन. मीडियन वर्ड निकला है मिड से, यानी उसका आधा कर दोगे आप. मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग में भी है. असेंडिंग का मतलब वैल्यूज बढ़ रही हैं और डिसेंडिंग का मतलब वैल्यूज कम हो रही है. कॉन्सिक्वेंटली वी मस्ट फर्स्ट अरेंज द डाटा इन ऑर्डर इन केस ऑफ वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज. तो मीडियन ये होता है मिडल वैल्यू, कि हम देखना चाह रहे हैं कि डाटा की जो मिडल वैल्यू है वो कौन सी है. तो मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2. ये n क्या चीज़ है? n है नंबर, तादाद. ठीक है, तादाद होती है. तादाद कितनी है जी? अब हम कहते हैं कि मिड वैल्यू कौन सी है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे n+1/2. और n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी. अब देखो आपके 5 स्टूडेंट्स हैं जी क्लास में, और उनके जी मार्क्स हैं मैथ में आउट ऑफ 20. तो हम लोग 5 स्टूडेंट्स हैं तो n 5 हो जाएगा. ठीक है, n हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी. ठीक है, वो कह देगा आपको मीडियन निकालें या मीन निकालें. इसी तरह हमारे पास एक एवरेज होती है मोड. मोड क्या होती है? दिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू. देयर मे बी मोर देन वन मोड और देयर मे बी नो मोड एट ऑल. मोड होता है कि एक वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है. 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, 3 दफ़ा रिपीट हो रही है, या 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो वो हमारे पास होगा मोड. यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं मुझे. नो सर, क्लियर है सर. अब देखो ये नो मीन, सर. मीडियन, मोड जो है ना, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि ये क्या है. ये तीनों एवरेज है. मीडियन कहाँ यूज होता है, मोड कहाँ पे यूज करना है, और मीन कहाँ पे यूज करना है. तो ये हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे वो हमें निकाल के बता रहा है मीन, मीडियन एंड मोड. सबसे पहले बताएं ये डाटा ग्रुप है.
तो ये डाटा ग्रुप है कि अनग्रुप नो है? सर अनग्रुप है अनग्रुप है सर अनग्रुप है। अनग्रुप तो डाटा। अनग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना बता दिया इसने हमें कि फार्मूला लगाना है जी x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ये ऊपर x के ऊपर जो लाइन डाली हुई है ये बार पढ़ते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन सारों को ऐड करना है और नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा मीन आ जाएगा 20.4। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ x समेशन है, इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं। सिग्मा x ओवर n, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। आपने अरेंज कर लिया, आपने किस अरेंज हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। चलो, उसके बाद आपने इसको क्या करना है? मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए, n+1/2। n की जगह लिखोगे आप 7 जमा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया। अब देखो फोर्थ वैल्यू कौन सी है इसमें? 20, तो मीडियन 20 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। तो मीडियन भी आपने निकालना सीख लिया, अनग्रुप से और मीन भी। आगे आ गया मोड। मोड ये होता है कि इतनी टाइम एक वैल्यू रिपीटेड हुई है, तो 19 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 19 मोड आ जाएगा। अगर 19 एक दफ़ा कोई और रिपीट वर्ड, होता, हाँ जी, कोई और अगर नंबर अगर तो रिपीट होता तो वो 19 के साथ हम लिख लेते। हाँ, अगर 20 भी आपके पास आ जाता तो 2 दफ़ा रिपीट हो जाते हैं। अगर 19 एक दफ़ा रिपीट होता तो नो मोड। मोड कभी एग्जिस्ट करता है, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिख लो अपनी कॉपी पे। मोड को कहा गया है इल डिफाइन। मोड इज इल डिफाइन। क्यों या इल डिफाइन? कि मोड सम टाइम एग्जिस्ट करता है और सम टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह अगर मैंने भी कहा है कि 19 अगर सिंगल टाइम होता तो फिर मोड क्या होता? 0 ना होता, नो मोड होता। नो मोड का मतलब क्या है? कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, नो मोड। अगर 19 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 20 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो फिर 2 मोड हो जाने थे, इसको बाय मॉडल भी कहते हैं, बाय मोड 19 एंड 20। ठीक है, अगर 2 दफ़ा 19 आ रहा है, 2 दफ़ा 20 आ रहा है, तो 2 मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं और 9 मोड भी हो सकता है। 9 मोड तब होगा जब कोई मोड नहीं है। क्लियर होगी बात? जी सर। यस सर। मोड वही है ना कि जो चीज काफी इन है मार्केट में। यस सर। जिस तरह कोक है और स्प्राइट है। अगर स्प्राइट बहुत ज्यादा बिकती है, कोक कम बिक रही है, सपोज कर लेते हैं। वैसे तो कोक ज्यादा बिकती है। किसी एरिया में पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर लेते हैं जहाँ पे स्प्राइट ज्यादा बिक रही है, तो वहाँ पे मोड स्प्राइट होगी। ठीक है, जो चीज ज्यादा एक्सक्यूज मी टाइम। सर। जी जी। सर ये टोटल नंबर तो 7 है, अगर 8 नंबर होते तो सर ये मीडियन कैसे होता? अच्छा जी, अगर कितने होते? 8। गुड, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। तो फिर ये 4.5 हो जाता है ना, 4.5 हो जाता है आपके पास। जब वो 4.5 हो जाता तो फिर आपने क्या लेना था? फोर्थ वैल्यू लेनी थी और 0.5 आपने अगली वैल्यू लेनी थी। ये मैं आपको ना उस पे करके दिखा देता हूँ, उस पे स्क्रीन। सर ये दोबारा समझा दे। हाँ जी, मैं समझा देता हूँ। मीडियन वाला सवाल ही है ना, और तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? इसके अलावा कोई सवाल है? नो सर। सर ये जो अभी आप 4.5 का समझा रहे थे वो बताएं। अच्छा अच्छा जी, सवाल ये था कि अच्छा, अगर इवन नंबर होंगे, आपका क्वेश्चन था, इफ देयर इवन नंबर्स हैं ऑफ एटम देन देयर इज नो मिडिल टर्म। तो अगर इवन नंबर होंगे ना तो फिर मिडिल टर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले कितने थे? पहले 7 थे। ओड नंबर में क्या होगा? ओड नंबर में आंसर आपके पास पॉइंट्स में नहीं आएगा, इवन नंबर में आपके पास पॉइंट में आ जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल देर 8 वैल्यू, तो 4.5 आ गए, तो फोर्थ वैल्यू लोगे आप। फोर्थ वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 20 है, 20 ले लोगे। और 0.5 आपके पास अगली वैल्यू, अगली वैल्यू पे आपने चले जाना। तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 21 है। 21। 21 है, जी हाँ, सर। 21 आ जाएगा। 21 का डिफरेंस लेना है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू से। प्रीसीडिंग कहते हैं पिछली वैल्यू से। तो प्रीसीडिंग वैल्यू कितनी है? 20। 21 माइनस 20 कितना हो गया? 1 आ गया।
उस 1 को आपने ज़रब दे देनी है 0.5 से, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। उस 0.5 को आपने उसमें ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20.5। हाँ जी, तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई है या करके दिखा सर दूं? नहीं करके दोबारा दिखा दें सर। दोबारा बता देता हूँ आपको। अगर तो सर एक आपके बार पास, करके दिखा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड पे चलो करके दिखा देता हूँ आपको वर्ल्ड पे ना, ज़्यादा अच्छा ओके क्लियर हो सर। जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं अगर 6, एक 6 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक हमने 3 ले लिया, ठीक है। इसका हमने मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड अरेंज कर करेंगे। लेते हैं। नहीं, मीडियन के लिए ऐड नहीं करेंगे, वो मीन के लिए ऐड करेंगे। हम इसको अरेंज कर लेते हैं 3, 4 और 6, ठीक है जी। ठीक है अब सर। हमने 3, 4, 6 ऐड कर लिया, तो इसमें हमारा मीडियन क्या होगा? 3 हाँ 4 होगा, 3 शाबाश, ठीक है। 4 होगा। 3, 4 होगा, गुड। कैसे होगा जी? हमारे पास मीडियन का फार्मूला है n+1/2। n कितना है? 3 है, 3 और यस एक सर। 4, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो मीडियन हमारा दूसरी वैल्यू होगी 4। और वैसे भी नजर आ रहा है कि हर यस सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है, मिडल वैल्यू मिडल होती है, मीडियन होती है अगर डाटा अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक बच्चे ने कहा था अभी सर ओड हो जाए, तो ओड में हम ऐड कर लेते हैं। अगर इसमें पोस्ट 10 भी है तो इसमें हम 10 भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो फिर हमारा 10 भी लिख लेंगे, यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा? 4 4 + 1 प्लस कितना? 5 5। 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2.5 आता है। 2.5 किधर आएगा? हमारा सेकंड वैल्यू 4 है, 4 सर लिखेंगे। 5 आएगा फिर तो मीडियन। यस सर। अच्छा अच्छा, 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यस सर। 0.5 को। आप वेरी गुड यार, आपने तो निकाल लिया अभी। आप लोग माशाल्लाह समझदार हो गए हो। 6 में से 4 को माइनस करना है। अच्छा, जब भी हमारा ओड होगा, सॉरी इवन होगा हमारे पास केस, जब भी इवन होगा तो हमने उतना आगे चले जाना है। 2.5 का मतलब ये है कि हमने 6 और 4 का डिफरेंस लेना है। वो कितना आ रहा है? 6 और 4 का डिफरेंस आ रहा है 2। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? पॉइंट वाले हिस्से से, 0.5 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 में तो कितना आता है? 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से 1 आता है, तो 1 वन इसमें ऐड करें तो 5 आ वन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी? सर ये मल्टीपल साथ किसको 2 पॉइंट साथ के मैं लिखा दोबारा दोबारा करते हैं। मैं आपको यस सर। दोबारा बता देता हूँ। देखो ना यार, हमारे सर पास 5 आ आंसर जाएगा। आ रहा, हाँ क्या आ रहा था हमारे पास आंसर? 2.5 आ रहा था ना, फार्मूला लगा के ये 2.5 आ रहा है। एग्री, क्लियर है यहाँ तक? 2.5 तक? यस सर। यस अच्छा सर। जी, सेकंड वैल्यू लो, कौन सी है जी? सेकंड वैल्यू आ रही है जो यस 4 आ सर। रही है। 4 प्लस लिखो 0.5, 4 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लिखो 6 - 4 2, तो आंसर आ जाता है 2 × 0.5 जमा 4, आंसर आ जाता है 5, आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया जी? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर नहीं क्लियर तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर रिपीट नहीं कर की दें क्लियर, सर। एक सवाल और कर देते हैं यार, एक सवाल और करते हैं मीडियन के बारे में ना। मीडियन के बारे में अगर हम एक सवाल और करते हैं कि हमारे पास है जी 2 है, 3 है और 4 है और 7 है, इसका कहते हैं मीडियन निकालें जी हम। तो पहले ही मैंने डाटा ले लिया, अरेंज ले लिया। मीडियन की सबसे पहली कंडीशन, मीडियन निकालना है आपने जब आपके पास क्या केस आ गए हैं? इवन केस है। इवन केस का मतलब ये है कि इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 इवन हो गए। आपके पास फार्मूला आपको आता है कि n+1/2 होता है जी मीडियन का, यस अन ग्रुप का। उसमें 4 और 1 5 और 2 2.5 आ जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है? अरेंज। तो ये अरेंज हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका मतलब क्या है कि हमने सेकंड वैल्यू लेनी है 3 प्लस लिखना है 0.5 और डिफरेंस लेना है किसका? 2.5 का मतलब है कि हमने थर्ड वैल्यू को टच करना है, 4। 4 माइनस करना है 3, तो वो कितना आता है? 1 आता है। 3.5 1 आता है। 1 आता है, वेरी गुड। 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप
0.5 से और 3 में ऐड कर दोगे तो मीडियन आपका आ जाएगा 3.5 3.5। ये आंसर आ जाएगा जी। हो गया क्लियर जी? यस सर, हो गया। तो ये आपका था जी मीडियन आपका। अब इसका कोई मोड बताए मुझे, मोड क्या है इसमें? सर इसके अंदर कुछ भी मोड नहीं है। तो इसका मोड 0 है ना? यस सर। 0 नहीं, नो नो सर, मोड 0 होगा। नहीं। नो मोड। वेरी मोड वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। अक्सर बच्चे 0 मोड लिखाते हैं इसका पेपर में। इसका 0 मोड नहीं होता, नो मोड है। मोड बाय मोड इज एक्सक्यूज मी कॉल्ड सर। इल डिफाइंड जी। सर अगर इसमें मोड हम देखें तो मीडियन का मतलब होता है मिड मिड नंबर। तो सर इसमें 2 मिड नंबर आ रहे हैं, 3 और 4। और सर अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो भी सर आंसर 3.5 आ रहा है। जबरदस्त, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक तरीका ये भी है कि ये पहले डाटा अरेंज हुआ और हमारे जो इवन नंबर में हमेशा 2 वैल्यूज बच जाती हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें 3 और 4 को, 7 आ जाता है। 7 का हाफ क्या होता है? 3.5। तो ये भी यस आ सर। जाता है ये। तो ये भी मेथड जो आप बता रहे हो सही है, और जो मैंने बताया वो भी ठीक है। चॉइस आपके पास है, जो मर्जी कर लें। तो इसमें ये है कि आपने, क्योंकि मीडियन क्या होती है, हर सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है। तो सेंट्रल वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 और 4 सेंट्रल वैल्यू है। तो ये हमारा मीडियन अब अनग्रुप डाटा से गलत नहीं होगा, मीन भी हमारा गलत नहीं होगा। मोड को भी मैंने बता दिया है कि इल डिफाइन है, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, लेकिन मीडियन और मीन लाजमी निकलते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं। और अगर इसमें 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और अगर 7 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या होगा हमारे पास मोड? कौन बताएगा जी? ये आखिरी आएगा सवाल। 2 3 4 7। तो सर फिर फिर से अगर ये बताइए। सवाल ये है जी, आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया। और ये है आपके पास सवाल, इसका मोड क्या है? 2 3 4 क्वेश्चन क्या क्या है? इसका मोड क्या है? 2 2 3 3 4 4 का मोड क्या है? आप लोगों ने बताना है मुझे। 2 2 3 3 4 होगा 4 क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मर्तबा लिखेंगे। इसका 2 नो 3 मोड होगा। ये 2 3 4 नहीं होगा यार, 2 3 4 नहीं होगा। अक्सर टू बच्चे ये मोड। लिखाते। टू वेरी गुड, मोड। नो मोड। क्योंकि हर वैल्यू बराबर बराबर रिपीट हो रही है, हर वैल्यू बराबर बराबर रिपीट हो रही है, तो कोई मोड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बहुत कम लोग जी। अच्छा जी, समझ आ गया इसका आंसर? रिपीट कर दूं? जी सर ये सर समझ आ गया। अगर सर अगर कोई वैल्यू 3 इस बार आ तरह जाए। सारी रकम डबल डबल आए तो फिर नो मोड होगा। हाँ, देखो ना यार, हर चीज बराबर बराबर रिपीट हो रही है। 2 भी 2 दफा आ रहा है, 3 भी 2 दफा आ रहा है, यस सर, 4 भी 2 फिर दफा, फिर नो वो मोड रकम है। वो ही होगी। हाँ, नो ही सर होगी। नो अगर मोड। अगर 3 बार 4 आ जाए, 4 आ गया 3 बार तो फिर मोड 4 है। अगर 3 आ गया 3 बार तो फिर मोड है 3 और 4 दोनों है। समझ आ गई? और अगर फिर 2 भी 3 दफा आ गया तो फिर भी नो मोड। क्लियर होगी है? यानी ये कि अक्सर सर पे अगर इक्वल होगा तो फिर नो मोड होगी। यानी कि ये दो 2 2 है सर, ये 3 2 2 मरतबा और 3 भी 2 मरतबा, तो नो मोड है। अगर इनमें से जो भी मिकदार ज्यादा होगी वो हमारा मोड वो बनेगा। साथ लिख दे जाएंगे। वो हाँ 4 जी। मोड है। जैसा ठीक है, वो तीन मोड सारे ये है कि द मोस्ट, मोड की डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। द यस सर। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो ये तो सारी बराबर रिपीट हो रही हैं, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो इसमें कोई मोड नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ यस तक काफी है। इंशाल्लाह फिर यस नेक्स्ट जो है ना हम हेलो। जी, तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे, बाकी बुक से करेंगे। कोई ओके सवाल है सर। तो बताएं, नो सर। या कोई क्वेश्चन हो? नो सर सर ये मीडियन लाइक सर मीडियन एक दफा रिपीट कर दें। मीडियन में सबसे पहले ये करना है, मिडल वैल्यू होती है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। उसके बाद उसका जो एक फार्मूला है n+1/2 है आपके पास। इवन केस है तो आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ सकता है। अगर ओड केस है तो हर सेंट्रल वैल्यू मीडियन है। इस तरह ये है जी, आपके पास है। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना, पैक की बुक से करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, वहां से तैयारी करेंगे। ये सवाल है जी, 4 है, 5 है और ये है 0 है, तो इसका मीडियन निकालें। जल्दी नहीं करनी, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। 0 4 5 अरेंज हो गए हैं जी। अब इसका मीडियन क्या है?
ओड है तो हर सेंट्रल वैल्यू मीडियन है, याद रखें। ओड होगा तो फार्मूला भी ना लगाएं आप, बेशक आपको पता चल रहा है कि 4 है जिसका मीडियन 4 है, क्यों है? ओड है ना। ओड किस तरह पर चला है? 1 2 3 तीन नंबर्स हैं तो ओड है। तो हर ओड नंबर्स में हर सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है। अब फार्मूला लगा के भी चेक कर लो, 3 और 1 जमा 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2, तो सेंट्रल मीडियन कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। इसी तरह मीडियन में दो केसेस होते हैं, इवन केस होता है और एक ओड केस होता है। ये हमने कौन सा केस पढ़ा है? ये ओड केस पढ़ा हुआ है। इसी तरह हम लोग इवन केस भी पढ़ सकते हैं। इवन केस में वही है ना, आपको जो बताया अभी हमने कि 1 है, 4 है, 7 है और 11 है, इसका मीडियन निकालना है। तो इसमें क्या होगा, कर लेंगे ना आप इसको। तो यहाँ पे आपके पास 4 + 7 कर लें, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 5.5 मीडियन आ जाएगा। अगर इवन केस है तो अरेंज कर लें इसको, आधी वैल्यूज को राइट साइड पे स्किप कर दें, इधर वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे स्किप कर दें। दो सेंटर में जो वैल्यूज बनेगी उनको उनका मीन निकाल लें, यानी दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें तो भी मीडियन आपका आ जाएगा यस सर। इवन केस। तो यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम ना हम बाकी देखेंगे इसको डिटेल से और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।